हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ है, घर पर है और एजी केमिस्ट्री का आनंद ले रहे हैं। हमने मृदा कोलाइड्स को डिस्कस करना शुरू किया था, जो आपके चैप्टर 3 है, और उसमें मैंने को बताया था कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स के जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मृदा कोलॉइड्स के गुण, यानी सॉइल कोलॉइड्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है। कोलॉइड्स के गुण और मृदा कोलॉइड के जो गुण होते हैं वो सेम एक जैसे होती है, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो मृदा कोलॉइड के अंदर स्पेशल होता है। तो उन गुणों को हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ मृदा कोलॉइड्स के गुण का फर्स्ट पॉइंट। सब लोग ध्यान से देखिएगा और ये पॉइंट डिस्कस करें उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि घर पर बैठकर प्लीज़ नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। समझते समझते जब आप नोट्स भी करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी दूंगा और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा हम एक लाइव टेस्ट रखेंगे। लाइव टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो लोग पढ़ेंगे मेरे साथ में उन सब लोगों को बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री रियल में बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। तो मृदा कोलॉइड्स के गुण को पढ़ रहे हैं और पहला पॉइंट है मेरा सहसंजन। सहसंजन एवं असंजन। सहसंजन एवं असंजन। देखिएगा क्या होता है सहसंजन एवं असंजन। मृदा कोलॉइड्स के गुणों में ही ये प्रॉपर्टी है। सहसंजन का मतलब होता है ऐसा गुण या ऐसे अणु जो एक जैसे होते हैं, यानी दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके मध्य आकर्षण होता है। तो उस क्वालिटी को या उस गुण को हम क्या कहते हैं, सहसंजन। जैसे मान लो जल के दो अणु हैं, H2O ये एक अणु है, ये H2O दूसरा अणु है। तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। आपने ग्लास के अंदर कभी पानी लिया होगा, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पानी की एक बूंद अलग जा रही है, दूसरी बूंद अलग जा रही है और उन दोनों के बीच में जगह बनी हुई है, खाली जगह बनी हुई है? ऐसा देखा आपने कभी? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि समान अणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। समान अणुओं के मध्य आकर्षण होता है। जैसे जल के दो अणु हैं तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। तो जिन अणुओं के मध्य क्या होता है, समान अणुओं के मध्य आकर्षण होता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, सहसंजन। और इस प्रकार का गुण आपको मृदा कोलॉइड्स के अंदर देखने को मिलता है, तो इसे कहते हैं हम सहसंजन। अब बात करता हूं बच्चों में असंजन की। अब बात किसकी कर रहा हूं मैं, असंजन। असंजन का मतलब होता है ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के मध्य आकर्षण। ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के मध्य आकर्षण, यानी कि मान लो कोई कोलाइडी विलयन है, उसमें एक अवस्था तो कौन सी होगी, द्रव होगी, एक कौन सी होगी, ठोस। यदि उन दोनों के मध्य आकर्षण है, उन दोनों के मध्य आकर्षण का गुण यदि है तो उसे हम कहेंगे असंजन का गुण। क्या कहेंगे, असंजन का गुण। तो इसे आप लिख लेना नोट्स के अंदर, ठोस प्रावस्था प्लस द्रव प्रावस्था, इन दोनों के मध्य यदि आकर्षण हो रहा है, इन दोनों के अणुओं के मध्य क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो इस प्रकार के गुण को हम कहते हैं असंजन का गुण। और ये किस में पाया जाता है, मृदा कोलॉइड्स में। देखो केमिस्ट्री पढ़ने का और एजी केमिस्ट्री पढ़ने का मैं आपको सबसे यूनिक तरीका बताता हूं। आप हमेशा जो हेडिंग है टॉपिक का वो अपने माइंड में रखिएगा। यदि कोई बच्चा हेडिंग से भटक रहा है, उसको पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, तो वो आगे के टॉपिक्स को सही से नहीं समझ पाएगा। आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे हमने सहसंजन असंजन पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि ये मृदा कोलॉइड के अंदर गुण है, यानी मृदा कोलॉइड्स जो होते हैं, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जो कण जो पाए जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर ये गुण है, सहसंजन एवं असंजन का गुण। सहसंजन का मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट करता हूं, सहसंजन का मतलब होता है समान अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है या आकर्षण का एक गुण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सहसंजन।
और असंजन का मतलब क्या होता है, द्रव्य और ठोस प्रावस्था के मध्य जब आकर्षण पाया जाता है। जिस प्रकार से मैंने कोलाइडी विलयन बनाकर बताया था आपको, तो उन दोनों के बीच में जब आकर्षण पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असंजन। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, सहसंजन एवं असंजन का गुण। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को आराम से समझ में आ रहा है चीजें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज में समस्या हो तो फिर से बोल देता हूं, देखो वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन मिलता है, कमेंट के अंदर लिखकर भेजना ये समस्या है, समस्या सोल्व करूंगा। कमेंट लिखने में प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, आप मुझे कभी भी अपनी प्रॉब्लम भेज देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी कि प्लीज ये वीडियो आप स्वयं तक ना रखें, कुछ नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए कि वीडियो को आप तक ना रखें, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि पढ़ने वाले सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो घर पर बैठकर स्टडी को जारी रख सकें। क्योंकि आज के अनुसार आज कुछ न्यूज़ मुझे मिली है कि बहुत ही जल्द स्कूल्स कुछ विशेष प्रोटेक्शन के साथ शुरू किए जाएंगे, तो हम क्यों ना प्रिपरेशन भी शुरू कर दें स्टडी का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगला देखते हैं सुगठ्यता। अगला टॉपिक है मेरा सुगठ्यता। सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको बच्चों इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है और उसका भी रीजन है कुछ, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक है। इस चीज को समझा रहा हूं मैं आपको, प्लास्टिसिटी को। ये मेरा दूसरा गुण है, किसका गुण है, कि मृदा कोलाइड्स का गुण है, ठीक है जी। पहला क्या था, सहसंजन एवं असंजन। अब क्या है कि सुगठ्यता। सुगठ्यता का मतलब समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिसिटी, यानी ये प्लास्टिक जो होता है उसमें ये गुण होता है। प्लास्टिक मान लो, या फिर आपने स्प्रिंग यूज ली होगी, तो कई बार आपने ऐसा किया होगा कि स्प्रिंग को आपने खींचा होगा, यानी स्प्रिंग पर आपने बल लगाया होगा, तो बल लगाने से क्या होगा, बल लगाने से क्या होगा, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गई, और जैसे ही आपने बल हटाया वो अपनी पुनः उसी अवस्था में आ गई जिस अवस्था में पहले थी। ध्यान से समझना, आपने स्प्रिंग के साथ में जरूर खेला होगा, तो स्प्रिंग को जब आपने खींचा तो आपने बल लगाया, और बल लगाने से वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गई, और जब आपने उसे छोड़ा वापस पुनः उसी अवस्था में वो आ गई। ठीक बच्चों, ठीक उसी प्रकार से मृदा कोलाइड्स के अणुओं में एक गुण होता है कि मृदा कोलाइड्स के अणु पर जब बल लगाया जाता है, जब फोर्स लगाया जाता है, और उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो बल हटाने पर वह पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में वो पहले थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिएगा, जैसे मान लो ये है आपके मृदा कोलाइड्स, ये कोई विलयन है, कोलाइडी विलयन है, इसके अंदर क्या है, कोलाइडी विलयन, ठीक है। जब मृदा कोलाइड पर कोई फोर्स लगाया जाएगा, इन पर कोई बल लगाया जाएगा, कोई फोर्स लगाया जाएगा, जब कोई इन पर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, इनकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी तथा ये किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये बल मैं हटाऊंगा तो ये पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था में पहले से थे। तो सिंपल सा था सुगठ्यता, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। अब चलता हूं मैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है आपका ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन। अपना ऊर्णी पिंडन, अब हम समझ रहे हैं थर्ड पॉइंट को, देखिएगा, ऊर्णी पिंडन व विऊर्णी पिंडन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझते रहिएगा। दो गुण मैं समझा चुका हूं मृदा कोलाइड्स के, तीसरे में आ चुका हूं। ऊर्णी पिंडन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मृदा कोलाइड्स जो होते हैं उनके आंतरिक सतह पर ऋण आवेश होता है। पीछे वाले कोलाइड्स के गुण में चौथा या पांचवा गुण बताया था विद्युत आवेश, जाकर पीछे वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा कि अंदर की सतह पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश। जैसे मान लो इसके अंदर के भाग पर क्या होता है, ऋण आवेश, मृदा कोलाइड्स के अंदर के भाग पर ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश होता है उसके कारण ये निलंबन में रहता है। निलंबन में रहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, एक नया शब्द यूज लिया मैंने यहाँ पर, निलंबन,
यहाँ लिख रहा हूं निलंबन। बच्चों निलंबन का मतलब होता है जो इनका विलयन होता है वो विषमांगी होता है, यानी पूर्ण रूप से विलय होता है, वो विलायक में घुलनशील नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी। तो निलंबन का पहला मतलब क्या हो गया कि वह विलयन जो विषमांगी हो। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लो जल के अंदर आपने कुछ रेत के कण डाल रखे हैं, तो रेत के कण आपको अलग दिख रहा है, जल आपको अलग दिख रहा है बाकायदा। इसका मतलब क्या है, वो पूर्ण रूप से घुलित नहीं है। जैसे कि मान लो शक्कर और जल, इनका जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा, समांगी होगा, पूर्ण रूप से घुलनशील होगा, उसे निलंबन नहीं बोल सकते आप। निलंबन का मतलब है वो विलयन विषमांगी है। पहली चीज क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज है इसके अंदर के अणु अलग अलग देखे जा सकते हैं। रेत के कणों को या कोलाइड के कणों को अलग देखा जा सकता है, जल के जो कण है उनको अलग देखा जा सकता है, ठीक है। निलंबन में रहता है तो विषमांगी होने के कारण, जो देखो वापस बता रहा हूं, विऊर्णी पिंडन का मतलब बता रहा हूं। पहले ऊर्णी पिंडन का मतलब समझ लो ध्यान से, फिर विऊर्णी पिंडन समझाऊंगा। ऊर्णी पिंडन का मीनिंग क्या है समझिएगा। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया कोई मर्दा कोलाइड, और इसके आंतरिक सतह क्या होती है, ऋणावेशित होता है, और ऋणावेशित होने के कारण ही ये निलंबन में रहता है। अंदर ऋणावेश होने के कारण ये निलंबन में रहते हैं, ये किसी भी विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं। यहां तक की बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब सुनो, जब ये निलंबन में रहते हैं तो क्या होता है, निलंबन की अवस्था में यदि विद्युत अपघटे करवाया जाए, नया शब्द आया, नया शब्द उन लोगों के लिए आया है जिन्होंने मेरा ये फर्स्ट वीडियो यही देखा है। प्लीज यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर मैंने कोलाइड के गुण के अंदर विद्युत अपघटे को समझाया है, प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। निलंबन में रहने के कारण जब विद्युत अपघटे करवाया जाए, विद्युत अपघटे का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लो ये विलयन है, जैसे मान लो ये विलयन है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करवाई जाए, आई यानी धारा प्रवाहित की जाए, तो क्या होता है, उसके कण अलग अलग हो जाते हैं। तो जब निलंबन की अवस्था में विद्युत अपघटे करवाया जाता है बच्चों, तो एक चीज दिमाग में सेट कर लेना कि जो ऋणावेश होता है किस पर होता है, कोलॉइड में। कोलॉइड में जो ऋणावेश होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। तो पीछे कौन सा आवेश बचेगा, केवल धन आवेश, और वो धन आवेश एक समुच्चय बना लेता है। क्या बना लेता है, एक समुच्चय बना लेता है, और उसी समुच्चय को हम क्या कहते हैं, ऊर्णी पिंडन कहते हैं। उसी समुच्चय को, समुच्चय का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप, एक सेट बना लेता है, उसे हम कहते हैं, एक पिंड बना लेता है, ऐसे समझ लो। समुच्चय शब्द आपको नया लगे तो एक पिंड बना लेता है, उसी पिंड को हम क्या कहेंगे, ऊर्णी पिंडन कहेंगे। फिर से इस डेफिनेशन को ध्यान से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपके शायद दिमाग में कम आई होगी। फिर से समझा रहा हूं, देखिएगा। ऊर्णी पिंडन का मतलब है कि कोलॉइड के आंतरिक सतह ऋण आवेशित होती है तथा यह निलंबन अवस्था में होती है, तथा यह निलंबन अवस्था में होती है। मन में रहने का मतलब है बच्चों कि वो विषमांगी विलयन है, उसके जो अणु है वो विलयन में अलग अलग दिखते हैं, हमें निलंबन में रहते हैं। और निलंबन की अवस्था में यदि उसमें धारा प्रवाहित कर दी जाए, करंट प्रवाहित करवा दिया जाए, या उसे बोल दो आप विद्युत अपघटे करवा दिया जाए, तो ऋणावेश जो होगा, ऋणावेश कौन सा, ये अंदर वाला ऋणावेश धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, तथा बाहर बचा हुआ धनावेश एक समुच्चय या एक पिंड बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्णी पिंडन बोलते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पहला, ससंजन, आसंजन, सुगठ्यता, अभी तक ऊर्णी पिंडन हुआ है, विऊर्णी पिंडन नहीं हुआ है। अब समझो विऊर्णी पिंडन, यहीं पे समझ लेना, बिल्कुल सिंपल। विऊर्णी पिंडन, विऊर्णी पिंडन का मतलब क्या है? विऊर्णी पिंडन का मतलब है बच्चों, यही समुच्चय यदि टूटकर, जो समुच्चय ऊर्णी पिंडन में बना था, वही समुच्चय यदि टूटकर पुनः, वही समुच्चय यदि टूटकर पुनः कणों में टूटना, समुच्चय का पुनः कणों में टूटना क्या कहलाता है? विऊर्णी पिंडन कहलाता है। तो ये हो गया आपका ऊर्णी पिंडन या विऊर्णी पिंडन। तो बच्चों 3 पार्ट हो चुके हैं। पहला पढ़ा ससंजन व आसंजन, दूसरा सुगठ्यता, और तीसरा पढ़ा हमने ऊर्णी पिंडन व विऊर्णी पिंडन।
अब हम मृदा कोलाइड्स के गुण का अंतिम बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, वो है फैलाव एवं संकुचन। फैलाव एवं संकुचन क्या है, देखो पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे फैलाव, एक चीज लिख रहा हूं, आप दोनों लिखना अपने नोट्स में एक साथ लिखना, लेकिन मैं एक एक को समझा रहा हूं आपको फैलाव क्या होता है। फैलाव का मतलब क्या है, देखो मृदा कोलाइड्स जो होते हैं बच्चों, जल के संपर्क में जब आएंगे, मृदा कोलाइड्स पहले तो होते किसमें ये बताओ, मिट्टी में होता है। जब मिट्टी में जल डालेंगे तो क्या होगा, जल वो मृदा कोलाइड्स जल को सोख लेंगे, और जब मृदा कोलाइड्स जल को सोखेंगे तो क्या होगा, वहां पर मृदा कोलाइड्स के आयतन में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी, आयतन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। मृदा कोलाइड्स के आयतन में वृद्धि होगी। अब आप बोलोगे सर आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब है जैसे मान लो मिट्टी का या कोलाइड का छोटा सा कोई कण था, ठीक है, छोटा कण था, बहुत छोटा, और कण आपको भी पता है बहुत छोटा ही होता है। तो जब वो पानी को सोखेगा तो क्या होगा, उसका आयतन यानी उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसे हम कहते हैं आयतन में वृद्धि होगी। और जब आयतन में वृद्धि होगी या आयतन जब बढ़ेगा तो उसे कहेंगे हम मृदा कोलाइड्स का फैलाव। क्या कहेंगे उस चीज को हम, मृदा कोलाइड्स का फैलाव। ध्यान से समझते रहना। अब बता रहा हूं संकुचन क्या होगा। अब सुनो संकुचन क्या होगा, ध्यान से सुनना। संकुचन, संकुचन का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि पानी को उसने सोखा, सोखने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो पानी फिर से सिकुड़ेगा, यानी उस मृदा कोलाइड से जल बाहर निकलेगा, वापस सूख जाएगा, तो क्या होगा, सिकुड़न होगी। और उस सिकुड़न को हम क्या कहेंगे, संकुचन कहेंगे। उस चीज को हम क्या कहेंगे, मृदा कोलाइड से जल के सूखने पर उसमें सिकुड़न उत्पन्न होती है, उस सिकुड़न को ही हम क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं। बच्चों मोंट मोरिलोनाइट जो होता है उसमें फैलाव व संकुचन सबसे अधिक होता है। ये चीज नोट्स में जरूर आप लिखिएगा कि मोंट मोरिलोनाइट होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा चैप्टर के आगे। अभी फिलहाल के लिए आप अपनी मेमोरी में फिट कर लो कि मोंट मोरिलोनाइट में ये गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, फैलाव व संकुचन का। हाँ बच्चों, तो अब देखिएगा मृदा कोलाइड्स के हम पढ़ रहे हैं प्रकार, मृदा कोलाइड्स के प्रकार। तो मैं टॉपिक लगा रहा हूं मृदा कोलाइड्स के प्रकार। ध्यान से देखिएगा, अच्छा टॉपिक है मृदा कोलाइड्स के प्रकार। अब तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। कोलाइड्स के बारे में पढ़ा, कोलाइड्स के गुण के बारे में पढ़ा, मृदा कोलाइड्स के बारे में पढ़ा, मृदा कोलाइड्स के गुण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा कोलाइड्स के प्रकार के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, मृदा कोलाइड्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक कोलाइड्स, एक होता है अकार्बनिक। जिस प्रकार से रसायन विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक उसी प्रकार से मृदा कोलाइड्स भी जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोलाइड्स होता है। तो हम सबसे पहले इसमें भी पढ़ने जा रहे हैं अकार्बनिक कोलाइड्स। अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स, पहले ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसे अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स जो होता है इनको खनिज कोलाइड भी कहा जाता है, और ये मुख्यतः मृत्तिका का रूप होता है। इन्हें क्ले बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है क्ले या मृत्तिका, ठीक है। और क्ले जो मृत्तिका जो होती है बच्चों, वो लगभग 2 mm की होती है, 2 मिली माइक्रोन से भी छोटी होती है। मतलब इनका जो आकृति होती है मृत्तिका की वो लगभग 2 माइक्रोन की होती है। तो मृदा कोलाइड्स के प्रकार में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स। अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स को मुख्य रूप से खनिज कहा जाता है, और इनके अंदर क्ले पाई जाती है जो 2 मिली माइक्रोन की आकृति की होती है। मृत्तिका कोलाइड्स के जो मुख्य 2 भाग होते हैं मृत्तिका कोलाइड्स, देखो पहले हमने पढ़ा अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स। अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स का मतलब होता है ये एक प्रकार के खनिज होता है, इनमें मुख्य रूप से मृत्तिका पाई जाती है। मृत्तिका ठीक कोलाइड्स के जैसी ही होती है, और इनका 2 मिली माइक्रोन से कम की इनकी आकृति होती है, ये आपको याद रखना है। मृत्तिका कोलाइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो मृत्तिका कोलाइड्स के भी मुख्य 2 भाग होते हैं।
पहला भाग है आपका सिलिकेट क्ले। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलिकेट क्ले के बारे में। सिलिकेट क्ले क्या होती है? देखो, सिलिकेट क्ले ज्यादातर समशीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। समशीतोष्ण प्रदेश क्या होता है? जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और जहां पर वहां की जलवायु में, वहां के तापमान में, यानी गर्मियों के तापमान में और सर्दियों के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे प्रदेशों को हम क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण प्रदेश। तो सिलिकेट क्ले ज्यादातर कहां पाई जाती है? समशीतोष्ण प्रदेशों में। समशीतोष्ण प्रदेश के अंदर सिलिकेट क्ले पाई जाती है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। समशीतोष्ण प्रदेश के अंदर सिलिकेट क्ले पाई जाती है। अब इसके रूप की बात करूं मैं कि ये किस प्रकार की दिखती है, तो इसको देखने के लिए भी आपको इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। सूक्ष्म इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने पीछे भी बताया था, कोलॉइड्स को देखने के लिए भी क्या होता है? सूक्ष्म इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ही उनको देखा जा सकता है। नग्न आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। पहली चीज क्लियर हो गई। और बात करूं इनके रूप की, तो देखो आपकी जो पुस्तक है बच्चों, पुस्तक के जो आगे वाली जो पट्टियां होती हैं, लिरिक्स लाइन होती है, पुस्तक को आप बंद करने के बाद में सामने जो पट्टियां होती है, ठीक उसी प्रकार की परतें इनकी बनी होती है। आगे वाली जो लाइन होती है, पुस्तक बंद करने के बाद में सामने दिखते हैं ना पेज के जो पन्ने जो होते हैं, उनकी जो लाइंस होती है, ठीक उसी प्रकार का इनका रूप होता है, शेप होता है। आगे देखो, बात करूं मैं क्षेत्रफल की, तो इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, लेकिन बाहर का क्षेत्रफल अंदर के क्षेत्रफल की तुलना में काफी अधिक होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिलिकेट क्ले की। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया उसके रूप की, शेप की। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया शेप कैसा होता है। तो बच्चों शेप होता है आपके पुस्तक की परतों के समान, लिख देना इसमें, पुस्तक की परतों के समान दिखाई देती है ये। बहुत बढ़िया। फिर बात करता हूं मैं, ये हो गया रूप। अब मैं बात कर रहा हूं एरिया, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर की सतह बहुत बारीक होती है। अंदर का जो सरफेस होता है, अंदर की जो सतह होती है वो बहुत बारीक होती है, लेकिन बाहर की सतह क्या होती है? काफी मोटी होती है, उसका क्षेत्रफल काफी अधिक होता है। और बात करूं मैं विद्युत आवेश की, किसकी बात कर रहा हूं? विद्युत आवेश की। सिलिकेट क्ले में विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश ठीक उसी प्रकार का होता है। मृत्तिका में भी ठीक उसी प्रकार का विद्युत आवेश होता है जिस प्रकार का हमने कोलॉइड में पढ़ा था। कोलॉइड में क्या पढ़ा था? याद दिला देता हूं कि कोलॉइड के अंदर की सतह ऋणावेशित होती है, कोलॉइड के बाहर की सतह धनावेशित होती है। ठीक उसी प्रकार से मृत्तिका में भी क्या होता है? अंदर की सतह ऋणावेशित होती है, बाहर की सतह धनावेशित होती है, लेकिन यहाँ पर धन आयनों का विनिमय भी होता है। एक धनायन हट सकता है और उसकी जगह पर दूसरा धनायन आ सकता है। कैसे? देख लो, ध्यान से देखना। ये मान लो आपके मृत्तिका है, क्या है? मृत्तिका, या इसे बोल सकते हो आप सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले, इसका अंदर का हिस्सा ऋण आवेशित होता है और बाहर का हिस्सा धनावेशित होता है। मान लो मैंने बाहर के हिस्से पर मैग्नीशियम प्लस आयन लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा गुण होता है कि ये अपने धनायन का त्याग कर सकता है। ये अपने धनायन का त्याग करके, मान लो मैंने इसको पोटेशियम दे दिया, तो क्या होगा बच्चों? देखो, अंदर तो ऋणावेश है तो ये ऋणावेश ही रहेगा, लेकिन ये मैग्नीशियम हटकर इसकी जगह पर कौन आ जाएगा? पोटेशियम आयन आ गया। यानी पोटेशियम भी धन आयन है, मैग्नीशियम भी धन आयन है, लेकिन क्या हुआ? मैग्नीशियम यहाँ से हट गया, यानी धनायन का विनिमय हो गया। धनायन चला गया, मैग्नीशियम बाहर निकल गया। ऐसे समझ लो, मैग्नीशियम के अणु बाहर निकल गए और उसकी जगह पर कौन आ गया? पोटेशियम आ गया। तो ये एक प्रकार का गुण होता है किसमें? सिलिकेट क्ले में। इसे मैं और आगे आपको डिटेल में बता दूंगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एक अधिशोषित आयन। अधिशोषित आयन का मतलब क्या है? कोलॉइड्स में भी मैंने एक चीज बताई थी आपको। कोलॉइड्स में होता क्या है कि उसके अणु जो होते हैं, धनायन जो होता है, वो ऋणावेश होने के कारण उसके ऊपर आकर क्या हो जाता है? अध्यारोपित हो जाता है या अधिशोषित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मृत्तिका या फिर क्ले या फिर सिलिकेट क्ले के अंदर भी क्या होता है? अंदर ऋणावेश होने के कारण बाहर धनावेशित आकर अध्यारोपित हो जाते हैं। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे अपने सभी दोस्तों तक मेरे लेक्चर को ज़रूर पहुंचाना, और प्लीज़ मुझे अच्छा लगता है आप अपने कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलता है।